तभी खत्म होंगे कानून जब मोदी जी ये सोच लेंगे कि अब तेरे पास बचने का रास्ता नहीं है और अब तू अपनी जो इज्जत बचाने के लिए कोर्ट से कहे तू ही खत्म कर दे, मैं नहीं खत्म करूंगा, तब वो खत्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस चीज को आप समझो। आप बाकी सब जैसे उन्होंने जो राज्यसभा में जैसे बिना उसके वोटिंग के प्राइस का बिल्कुल कोई चैलेंज देखिए, चैलेंज करना चाहिए, करेगा कौन भाई? यहाँ पर मैं तो नहीं कर सकते, जो वहाँ पे सांसद है उन्हें करना चाहिए। अगर वो सांसद नहीं कर रहे हैं कि अधिकार तो उनका हनन हुआ ना, तो जब वो नहीं कर रहे हैं हम कौन होते हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी सांसद हैं जिस भी पार्टी के हैं वो उसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं, देश के किसी काम के नहीं है। नहीं तो लड़ते वो। भाई मुझे जो है कोई भी सांसद है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो मैं राष्ट्रपति के सामने बैठ तो सकता हूं, मैं यहीं बैठा हूं धरने पे, हम भी तो यहाँ बैठे, तो वो वहां बैठ सकते हैं राष्ट्रपति के सामने। संसद से तो जरा सी देर के 1 किलोमीटर का रास्ता है, निकल के जाके बैठ जाओ भाई, काहे की सरकार है सुनी नहीं रही, पर नहीं बैठ रहे आप। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप ईमानदार नहीं हो, आप बेईमान हो, देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसे नहीं निभा रहे आप। बहाना कोई भी बना ले आप, है नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं मानता हूं कि अगर वो इस्तीफा देते तो सरकार कल ही गिर जाएगी। जी सर। नहीं दे रहे, वो भी गद्दार हैं, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए इस देश में लगभग 800 के लगभग एमपी हैं राज्यसभा और लोकसभा में मिला के टोटल, और लगभग 5,500 एमएलए और एमएलसी हैं। ये किसी काम के नहीं है। जितनी जल्दी आप ये सच्चाई समझ लो उतना बढ़िया है, क्योंकि ये समझ लोगे तो आगे का रास्ता खोल सकोगे। अगर आप इन्हीं को मानते रहोगे कि ये एमएलए कुछ नहीं है, ये सब लोग इस देश के किसी काम के नहीं है। देश को बर्बाद करने में इनका भी सहयोग है। एक सक्रिय सहयोग होता है, एक निष्क्रिय होता है, एक मौन होकर सहयोग होता है। उसी तरह का सहयोग है। क्या करोगे आपसे? ये सब चीजें हैं। इसलिए बार बार कहता हूं, जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे बड़े काबिल लोग हैं, वो राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? आप कैसे इस गंदगी को साफ करोगे? राजनीति में आके ही करोगे आप। हमारा घर होता है, कितना ही गंदा हो, घर में रहना है तो झाड़ू लेके उसको साफ ही करते हैं ना, तभी तो बैठने के काबिल होता है। ये देश, ये पॉलिटिक्स, ये भी वही है। इस पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम होगा, गुंडे बदमाश आएंगे तो वही काम होगा जो हो रहा है आज। यही सारी चीज लोग मैंने देखा है 10-10 साल लगाते हैं, और ये तो इतिहास ही। अब इस समय तो 10 साल हो गए, नौकरियां निकलती नहीं है, निकलती हैं तो एग्जाम हो गया बड़ी मुश्किल से, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता, उसका रिजल्ट आ गया तो इंटरव्यू नहीं होता, उसका रिजल्ट आ गया तो सिलेक्शन नहीं होता। 10 साल ऐसी गुजर रही हैं लोगों की, आप देख रहे हैं लगातार, है ना। उस सब के बावजूद भी आप कीड़े की तरह लगे जा रहे हो। अरे छोड़ो ना उसको, देश को बचाने में आप आओ ना। देश बच जाएगा तो हमें नहीं तो कम से कम आने वाले हमारे भाई बंधु जो हैं, पीढ़ियां जो, उनको नौकरी मिल जाएगी, कुछ तो गंदगी साफ हो जाएगी। पर सब लोग बैठे घर में, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे अच्छे लोग, राजनीति में कुछ भी अच्छा नहीं हो। कितनी कोशिश कर लीजिए, राजनीति से ज्यादा ताकत कहीं नहीं है, राजनीति से बढ़िया क्षेत्र सेवा करने के लिए कहीं नहीं है। और राजनीति को गंदा वही लोग कहते हैं जो कहते हैं ना राजनीति गंदी है। जो लोग खुद उसमें बैठे हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी और आ जाए इसमें। वो अपनी औलाद को एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। क्यों बनाते? भाई राजनीति गंदी है तो आप मत बनाओ उन्हें, लेकिन उन्हें मालूम है कि राजनीति गंदगी नहीं है, सभी ताकत ही यहाँ पे है। इसलिए वो लोगों को रोकते हैं कि राजनीति गंदी है, और हम लोग उसी बहकावे में आ जाते हैं। सब ऐसे करते हैं। ये करना पड़ेगा। और मेहनत देखिए, कोई भी फील्ड हो, हर क्षेत्र में मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के, बिना ईमानदारी के, बिना योग्यता के आपको कहीं कुछ नहीं, कहीं भी। मैं तो यही मानता हूँ। इसीलिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोग जितना समझ जाएं बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच जी। मीडिया पे सुधीर चौधरी ये कह रहा था, जो ये आंदोलनकारी हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये देश को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। उससे पूछो, तेरा बाप जो है ना वो मोदी, और उसका भी बाप जो है वो मोहन भागवत, वो सारे के सारे जो चाइना से पैसे लेके बैठे हैं, जो चाइना के साथ में उन्होंने जो एसोसिएशन बना रखी हैं,
वहाँ से जो चंदा ले रहे हैं, और ये जो यहाँ एक इंटेलेक्चुअल्स का एक जो एसोसिएशन बना रखी है, जो यहाँ पे जो अशोका होटल के आसपास जिनका ऑफिस है, जो काम करते हैं, वो लेते हैं चाइना से चंदे, और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में आते हैं चाइना की कंपनियों से पैसे, वो लेते हैं, ये लोग नहीं ले रहे हैं। और ये बदनाम करना छोड़ें, ये तो ध्यान रखना कि भूला कुछ नहीं जाएगा। जो नेशनल मीडिया के लोग हैं उन सबको बता रहा हूं, भूला कुछ नहीं जाएगा, सब याद है और याद रखा जाएगा, और सही समय पर सही कार्रवाई की जाएगी, ये ध्यान रखें। ये वही सुधीर चौधरी है ना, जो 200 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा था जिंदल से, जो जेल में गया था। अभी भी इस बात की शर्म नहीं आती, ये कीड़े मकोड़े इस काम को करने में लगे हों। एक वो है रजत शर्मा जो है, वो भी जो इस तरह की जो वो कह रहा है कि भैया 1 साल के लिए लागू करने दो। अबे 1 साल के लिए क्यों लागू करने दें? हम कह रहे हैं ना कि क्या फायदा है तुम्हें? प्रधानमंत्री बताएं कि अगर ये कानून रद्द कर दिए जाए उन्हें क्या नुकसान है, बताएं इस बात को। उन्हें बतानी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं बता रहे, कानून पे बात नहीं कर रहे, आप लागू करने की बात कर रहे हो। ये जो चीजें हैं देश को गुमराह करने वाली, देश अब समझ चुका है, इनकी चालबाजियों में नहीं आएगा। और मीडिया जो देश के साथ में गद्दारी कर रहा है, नेशनल मीडिया, ध्यान रखना, भूला कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी। तुमने गुलामी में इस देश को पूरी तरह से बेचने की और तबाह करने की जो साजिश की है, एक एक साजिश, एक एक बात याद रखी जाएगी। सत श्री अकाल। और बाकी और दो गुरुद्वारों से हर दिन इतना खाना गया, ठीक है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी खाना गया। तब मेरे से नहीं पूछा कि ये फंड कहां से आया, समझे ना। तो ये जो सरकार है, क्योंकि सरकार जो आंदोलन ये चल रहा है जिसको आप लीड कर रहे हैं, सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत क्यों आया सर? ये आपको झुका नहीं सकते, आपको वो खरीद नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद वो खरीद, शहीदों वाली कौम है, हमें कैसे खरीद लेंगे? फिर सर ये ऊंट पहाड़ के नीचे इस बार आया, हाँ, इस बार आया, लेकिन तो जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है तब ऊंट को उसकी औकात पता लग जाएगी। सर पता लग रही है, बट सर ये इंडिया में डेमोक्रेसी का जो बिल्कुल ही कह लो कि शोषण हो रहा है, वो रिस्टोर कैसे होगी सर? ऐसे होगी जब आप जैसे साथी हैं ना राजनीति में आएंगे, तब होगी। एक मिनट, जब आप राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कहां से होगी, आप बताओ। हमारे तो खुद के लोगों ने मार दिया हमें। गुंडे और बदमाश, बेईमान 420 लोग राजनीति में आके एमएलए एमपी बनते हैं और हम उनकी गुलामी करते हैं। हमें शर्म नहीं आती? हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिस नौकरी के लिए सालों तक लगे रहते हैं, कलम घिसते रहते हैं, उसको छोड़ के अगर हम राजनीति में आए तो शायद राजनीति सही हो जाएगी। कहने से कुछ नहीं होगा, आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो काबिल लोग हैं उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति से ज्यादा ताकत, राजनीति से बढ़िया क्षेत्र सेवा करने के लिए कहीं नहीं है। और ये हमने गुंडों के हवाले कर रखा है। जो कल गुंडों की संख्या 10 थी, आज गुंडों की संख्या 234 पहुंच गई। पार्लियामेंट में जो 234। सर आपको लगता नहीं है कि जो आम आदमी है उसका, आम आदमी पार्टी नहीं सर, आम आदमी कॉमन मैन जैसे हम सारे हैं, आपको लगता नहीं कि हमारा पॉलिटिक्स में आना थोड़ा मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? मैं क्या लगता हूँ आपको? आम आदमी नहीं लगता मैं आपको? नहीं सर, आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। चलो मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, अलग कोर्ट। आपको आने में क्या दिक्कत है बताओ? आप इस आंदोलन में यहाँ भाग ले रहे हो ना? जी सर। रात दिन काम कर रहे हो ना? जी सर। यही काम आप राजनीति में आके करो तो क्या दिक्कत है? लेकिन आपको लगता नहीं एटलीस्ट बेसिक चीजें ठीक होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल कौन करेगा जैसे 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 पॉलिटिशियन है, 8वीं फेल पॉलिटिशियन बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, एक पढ़ाई होनी चाहिए, एक बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो ये होना चाहिए। अगर ये चीज बेसिक हो गई तो आधे ज्यादा तो पॉलिटिशियन जो खराब है ऐसे खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो जहां से ये ठीक होगा वो है संसद और विधानसभा, वहीं से तो होगा। सुप्रीम कोर्ट से होगा? सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सरकार के कब्जे में, सरकार के हिसाब से काम कर रही है। और जो संसद में बैठे हैं वो गुंडे हैं, या धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, या वैसे काम करते हैं। मिडिल क्लास जो बंदा है वो तभी फंसता है। नहीं, मुझे आप बताएं, मिडिल क्लास बंदा जो है वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगा रहता है, तो आप मरते रहिए। आप वही यही हो रहा है। रोजी रोटी के लिए आप सिर्फ रोजी रोटी तक अपने आप को, पेट तक सीमित रखेंगे तो आप इस बात की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए कि कुछ बदलाव होगा। पेट से भी आगे कुछ है। अफसोस ये है इस देश में, देश की तो मैं कह सकता हूं, दुनिया की तो नहीं, हमारे इस देश में 90% से ज्यादा लोग इस शरीर का जो बीच का 1.5 फुट का हिस्सा है, उस 1.5 फुट के हिस्से के लिए ही जिंदा है।
सही बात है। और ये कीड़े सी जिंदगी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। इंसान बनना है तो इससे ऊपर उठना होगा और काम करना पड़ेगा। आपको लगता आप नहीं है, नहीं अगर उठ सकते तो बदलाव भी नहीं होगा। आपको लगता नहीं है जो पूरा वर्ल्ड में जो हमारा जो देश है, जो जिसे हम इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें क्या हम 3 या 4 या 5 ग्रुप के बंदे नहीं ला सकते जो कि अच्छी ओपोजिशन बना सके? बिल्कुल ला अभी, सकते हैं। अभी, अभी, अभी तक नहीं आया। आप 70 साल तक ये देखते आ रहे हैं, 70 साल में आप यहाँ सड़क पे हैं, यही नतीजा है ना। 70 साल में आप सड़क पे हैं। 70 साल से सड़क में हैं सर। बिल्कुल आप कह रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको बहुत रिसेंट 1 साल पहले भी आंदोलन चला था। कोरोना आ गया तो वो आंदोलन रुक गया, कोरोना खत्म हुआ तो ये आंदोलन शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि पिछली 15 दिसंबर 2019 से अब इस समय 1 जनवरी 2021 आ गया और हम लगातार आंदोलन में हैं। हमें समझने के लिए कुछ और भी चाहिए क्या? आपने पार्टी क्यों नहीं बनाने की कोशिश की? हमने पार्टी बना रखी है। कौन कहता हमने उम्मीद नहीं की? हमने 2013 में ही पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, 26 नवंबर को, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 29 मार्च 2014 को रजिस्टर कर लिया। और 2017 में उत्तर प्रदेश में हम पहला इलेक्शन लड़े और उसके बाद लगातार हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। पर अगर मैं ये पार्टी की बात करूंगा तो लोग कहेंगे तो नेताजी आ गए भैया, ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, बिना पार्टी बनाए, बिना राजनीति में आए आप इस गंदगी को साफ नहीं कर सकते। एक उदाहरण बताता हूं, केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार, खूब गाली देते थे नेताओं को, खूब हल्ला मचाते थे, लेकिन आखिर में पार्टी बनाई, पार्टी बना के सत्ता में आए। अब जो कर रहे हैं वो एक अलग बात है नहीं है, लेकिन रास्ता तो वही है। एक सिस्टम है हमारे देश का, एक संविधान है। हम संविधान के दायरे में आके हम तरीके से काम करें, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। पर हम करें तो हम चाय की चुस्कियां लेते हुए राजनीति को गाली देते हैं, राजनीतिज्ञों से नफरत करते हैं, आना चाहते नहीं है। मैं ये तो चाहता हूँ भगत सिंह तो पैदा हो, मेरे घर में नहीं हो जाए, मोहल्ले में पैदा हो जाए, ये चाहते हम, है नहीं है भाई? अगर भगत सिंह चाहिए, दूसरे को कहने से पहले खुद भगत सिंह बनो, अपने घर में भगत सिंह पैदा करो, तुम बन जाओगे, तुम्हारे घर में हो जाएंगे तो मोहल्ले में भी पैदा हो जाएंगे। और इस देश को आज की तारीख में बहुत सारे भगत सिंह की जरूरत है। ये बिल्स बने, वो आपको लगता है कि मतलब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सही हो रहा है? 100%। क्योंकि आपने बिल्कुल क्लोज से वो बिल्स पढ़े होंगे। बिल्कुल 100% ये प्रोटेस्ट सही है, और ये प्रोटेस्ट इस देश को बचाने का प्रोटेस्ट है, और ये हर व्यक्ति का प्रोटेस्ट है। ये एक अलग बात है कि किसान इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, लेकिन किसान केवल अपने नहीं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ इस आंदोलन का सहयोग करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन इस आंदोलन को देना चाहिए। जहां भी हो, यहाँ पे आए, टिकरी बॉर्डर पे जाए, गाजीपुर बॉर्डर पे जाए, राजस्थान बॉर्डर पे जाए। अगर कहीं भी नहीं जा सकता है तो जो बहिष्कार का नारा दे रखा है अंबानी, अडानी और लाला रामदेव का, उनका बहिष्कार करे, कम से कम उनका सामान न खरीदे। जियो का अगर आपके पास कोई भी है, जियो का, रिलायंस का, उसका पूरी तरह से बहिष्कार करे, ऐसे ही कर सकता है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट को अंदर से जानते हो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? ऐसा है, अगर सुप्रीम कोर्ट में दम होता, या मैं अब इससे भी ज्यादा कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारी को समझ रही होती तो ये कानून अब तक कब के खत्म हो गए होते। अगर नहीं खत्म हो रहे हैं और 3 डिग्री पारे में भी हमको यहाँ बीच में खड़ा होना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, लगातार डटे रहना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई आपकी कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है। आपका साथ देने वाला कोई नहीं है आपके अलावा। लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो आप इस कानून को वापस करवा के रहेंगे। और मैं आपको बाप दावे के साथ कहता हूं, मोदी सरकार चाहे जितनी देर लगा ले, ये कानून वापस होंगे, हर सूरत में होंगे। कोई कारण नहीं है जो नहीं हो सके। जय जवान जय किसान, समझे ना? किसान मजदूर सिर्फ आपको जिंदाबाद, आपको ईमानदारी से लड़ना है, जो आप अब तक लड़ते आ रहे हैं। लड़ क्या रहे हैं सर? अभी मर भी रहे हैं, कितने से ज्यादा लोग शहीद भी हो गए। देखिए, जो हमारे शहीद हुए हैं, 50 से ज्यादा हमारे साथी, उनका मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। हम सब निश्चित रूप से, जो हमारे परिवार हैं जिनके बीच से वो गए हैं, वो उनके सामने दिक्कत आएगी, पर कुछ भी इस देश में या दुनिया में
बिना दिए कुछ नहीं मिलता, पंजाब बिना कुर्बानी के कुछ नहीं मिलता। पंजाब में काफी ऐसे परिवार है जिसमें एक बेटा किसान बनता है और एक बेटा जवान बनता है, तो और दोनों को जैसा मार रखा। और जैसे ये हालात चल रहे हैं, आपको लगता नहीं है जैसे हमारे जो सिख भाई हैं और जो नॉर्मल भी जो रैशनल बंदा, थिंकिंग बंदा है, जो कि फोर्सेज में है, जो कि बॉर्डर पे खड़ा है, उसका मोरल डाउन होगा ये सब चीजें देख के? नहीं, मॉरल डाउन हो रहा है। आप समझे, मेरी आप वीडियो देखिए, मैंने बताया कि जवानों के ऊपर बनाया। जिन जवानों के साथ इतना भेदभाव होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक एमएसपी, यहाँ हम एमएसपी की बात लड़ रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक एमएसपी फौज में होती है, वो होती है मिलिट्री सर्विस पे। उस मिलिट्री सर्विस पे में कितना भेदभाव है। जो सैनिक सीमा पे लड़ता है उसको मिलती है 5,500 रुपये। जो नर्सिंग स्टाफ या क्लरिकल स्टाफ बैठ के काम करता है कमरों में, उसको मिलते हैं 10,500 रुपये। और जो ऑफिसर्स हैं उनको मिलती हैं 15,500 रुपये। यानी जिसकी जान सबसे ज्यादा जोखिम में, उसे सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, उसे सबसे कम मिल रही है। आप समझ रहे हैं बात? जब कैंटीन में आते हैं, कैंटीन में उसी अफसर को जो गाड़ी है वो 10 साल में बदल सकता है, लेकिन जवान, उसे एक बार ही गाड़ी मिलेगी, फिर उसे बदल नहीं सकता। मैं आपकी पूछ ये अंतर नहीं है। मैं सिर्फ पे के बारे में नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे फार्मर्स का प्रोटेस्ट है यहाँ पे, कितने लोग उनके माता पिता दादा वगैरह सब मर रहे हैं। जो सिख जो बंदे हैं जो फोर्सेज में हैं, अब वो उनके दिमाग में ये तो आता होगा कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। केवल सिखों की नहीं, हर किसी की में आता है, पूरे देश की। भाई हमारे ही परिवार के बच्चे हैं ना। माना आप और मैं हूं, आप एक फौज में हैं, हम किसान में, मैं मर गया, आपको दुख नहीं होगा? जरूर होगा। ये अलग बात है कि देश के प्रति मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, लेकिन आप इतिहास पढ़ के देखिए, जब ज्यादा अति हो जाती है, सरकार तानाशाह हो जाती है, तो फौज भी साथ देने से मना कर देती है। आपको ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं है, जय किसान, ऐसा नहीं है। और हम लगातार जो दिक्कतें हैं उनको लोगों के सामने कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये सीआरपीएफ के लोग हैं, ये सारे के सारे जो हमें रोके खड़े हैं, आप इनकी ज़िंदगी में झांक के देखिए, इनकी ज़िंदगी में कितना अंधेरा है। पर आप बताओगे तो सही, आप इनकी बात नहीं करोगे तो ये कैसे आपसे जुड़ेंगे? है नहीं है भाई, जिसको दुख है उसका दुख बताओ तो सही। मैंने बताया, मैंने वीडियो बनाई है 43 मिनट की, मैंने बताया कि सीआरपीएफ के लोग, सीआईएसएफ के लोग, बीएसएफ के लोग, असम राइफल्स के लोग, ये जो है एसएसबी के लोग, ये सारे के सारे कितने जो हैं, इनकी डिमांड 7 साल से लड़ रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। यही मोदी सरकार। 1 रैंक 1 पेंशन में भी उन्होंने वो किया, 1 रैंक 1 पेंशन है। इसके अलावा एक ये चाह रहे हैं कि जैसे हर जिले में सैनिक बोर्ड है, अर्ध सैनिक बोर्ड बना दिया जाए। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार नहीं कर रही। ये चाह रहे हैं जो सीसीएस रूल हैं गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसी तरह से इनके लिए अलग बना दिए जाए। इसमें क्या दिक्कत है? ये चाहते हैं कि सीजीएचएस यानी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो इसी तरह से मिल जाए। क्या दिक्कत है? आप देखिए, जहाँ जहाँ जगह जगह सीआरपीएफ और ये जो पड़े हैं, इनके जो ग्रुप सेंटर्स हैं, उनमें बस इतना ही है कि बुखार हो गया, कुछ हो गया, उसके लिए तो है। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। जब सेना के लिए आपने बना रखे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं हैं, तो आप इनके लिए क्यों नहीं बना सकते? ये भी तो सेना की तरह काम कर रहे हैं भाई। बॉर्डर पे आप देखिए कि सेना जब युद्ध होता है तब सेना होती है, बाकी सारी देखभाल रखती है। लेकिन सेना अगर आप देखें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, चमकती चिलकती धूप में, कौन काम कर रहा? बीएसएफ वाले। आप चले जाइए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे, कौन काम कर रहा? आईटीबीपी वाले। आप चले जाइए असम में, कौन काम कर रहा? असम राइफल वाले। यही कर रहे हैं ना। एसएसबी वाले जो है ये काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेना की तरह काम कर रहे हैं। सिर्फ उस स्थिति को छोड़ के जब युद्ध होता है, और युद्ध में भी वो साथ देते हैं आपका, तो आप उनको ही वैसी सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए उनको। सरकार ने जो पेंशन है, नई पेंशन स्कीम लागू करके अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 जनवरी 2004 को पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दी। यानी पारिवारिक जो पेंशन थी उसे खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दी भाई आपने? जब एक एमएलए, एक एमपी, एक मंत्री 6 बार भी एमएलए रहेगा तो 6 बार की पेंशन लेता है, 1 बार की नहीं, 6 बार की। सर 6 बार लेता नहीं लेता? वेरी गुड, वेरी गुड। एक दिन के लिए एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो पूरे जीवन भर पेंशन लेता है। जो व्यक्ति 30 साल तक, 35 साल तक देश की सेवा कर रहा, सरकार की सेवा कर रहा, तुमने उसे पेंशन से हटा दिया। क्यों भाई? लेकिन क्यों हो रहा है ये सब कुछ? इस देश में आदमी कम, शेर कम, मुर्दे ज्यादा रहते हैं। वो ये चाहते हैं उनकी आवाज भी कोई दूसरा उठावे। अबे तुम मुर्दे हो गया। सर जो शेर दहाड़ता भी है, जो डिसेंट होता है सर इंडिया में, उसको ऑपरेस कर देते हैं।
कितनों का करेंगे यार? कितनों का करेंगे? कितनों का करेंगे? मैं बोलता हूँ, अरे आप उनके कहने से वो कहेंगे वो टुकड़े टुकड़े गैंग बनेंगे तो मैं बन जाऊंगा। वो उनको आरटीआई बताई गई थी कमाल कि बात कर रहे हो। कौन है, उन्होंने बताया नहीं, कुछ है ही नहीं आप कोई। देखिए, आप इन चीजों, ये सिर्फ आपको आपकी लड़ाई से भटकाने वाली बात है। आप इसी में उलझ कर रह बात वही जाएं, है ना, आप इसी की सफाई देते रहे। सब कहते हैं भगत सिंह बनना, लेकिन बात वही है कि भगत सिंह बनने जो जाता है उसको ऐसे लेबल कर दिया जाता है। कितनों को मार देंगे सर? कितनों का लेवल कर देंगे? तो भगत सिंह भी आप मुझे बताइए, आप चलो मैं आपसे गिनती करता हूँ। इस देश की आबादी 135 करोड़ है, कितने लोगों पे लेवल लगाया? ज्यादा से ज्यादा 150 लोगों पर, 1000 लोगों पर, 1 लाख लोगों पर मान लूं, इतनों पर आरोप नहीं है। बात वही है ना सर, है एक नहीं? को मारते हैं तो सारे डर जाते क्या हैं। बात, इसका मतलब हम गीदड़ हैं? मतलब एक को मारे और सारे दो बात तो बिल्कुल ठीक है, गीदड़ ही है। बहन अगर गीदड़ दी है तो फिर तो अगर तुम गीदड़ हो, अगर तुम डरपोक हो, तो फिर किसी बदलाव की उम्मीद क्यों करते हो? आप होगी नहीं। आप गीदड़ नहीं हो, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हो। बस अपनी जिम्मेदारी समझो, इकट्ठे हो और आपस में जाति और धर्म के नाम पे जो एक दूसरे का गला काटते हो उसे काटना बंद करो। और समझो, आप समझो कि सरकार जो है आपको जाति और धर्म में बांट के आपको मूर्ख बना रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है। इसको समझो आप और मरना सीखो। आप जो मरना नहीं जानता वो जी भी नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने जीना नहीं, जीना उन्होंने मरना सिखाया, गुरु मैं तो पहले मरना सिखाया। मरना सिखाया। आप एक बात, गुरु महाराज की जो वाणी अगर हम भूल गए तो फिर मैं की करा बता, मैं की। बट सर आप रियली बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। हम सब देखो, एक सर एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। एक बहुत देसी उदाहरण है। झाड़ू देखी है जो घर की सफाई करती है? बिल्कुल सही। उसमें सीख जो होती है कितनी कमजोर होती है। छोटे से छोटा बच्चा, उसके सामने एक पूरी झाड़ू, 1000 सीखें वो ला के रख दीजिए, एक एक सीख को तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। वही सीखें जब इकट्ठी हो जाती हैं और उनको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, पर नहीं तोड़ पाता। अच्छा भी तोड़ नहीं सकता। हम कितने भी कमजोर हो सकते हैं, अगर हम इकट्ठे हो गए, कोई भी सरकार हो उसके घुटने टिका देंगे, हम उसका तेल निकाल देंगे। लेकिन हम लड़ने से पहले हार जाते हैं। इसको समझने की जरूरत है। पहले लड़ो, हार जाएंगे तब की तब देखी जाएगी, पहले लड़ो तो सही। है नहीं है? माना मुझे मार देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं हमेशा जिंदा रहूंगा यहाँ। आप बताओ ना। बिल्कुल नहीं। और जो मारेंगे वो भी मरेंगे। मुझे मरना ही है, ये नियति है, बिल्कुल ये निश्चित है। तो जिस दिन मेरी मौत आई है उस दिन मरूंगा मैं, और जब तक नहीं आई तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल राइट। लेकिन जब तक जिंदा हूं, ये तो बताऊं कि मैं जिंदा हूं, ये तो सिद्ध करूं कि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं, लाश नहीं हूं। ये तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, और मैं अपने लिए जी रहा हूं। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो क्या कर सकता हूं? फिर आप इंसान कहलाने के काबिल हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा था अपने लिए अजी अन्ना हजारे क्या, अन्ना हजारे को समझो आप, उसका पन्ना जो आरएसएस का पन्ना है वो अन्ना को समझो आप। और ये जो केजरीवाल जो अन्ना हजारे की पैदाइश है, ये भी आरएसएस का एजेंट है, इनको समझो आप, इनके उदाहरण भी मत दो आप। ठीक है सर। समझे ना? ये समझो कि कौन आपका है, कौन पराया है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, ये समझो आप। हमें समझना पड़ेगा लड़ाई हमारी है। अगर फिर भी हम नहीं लड़ सकते, क्या किया जा सकता लड़ ही रहे हैं, ये लड़ ही रहे हैं। है? और लड़ना समाज है मेरा ये। वकील साहब जय भीम। जय भीम साहब, हाँ जी, इस हाँ जी, भोले समाज को, भोला समाज है हमारा ये। नहीं मैं क्या आपको मैं आपको जय भीम आगे कह दे, कोई अपना कह दे ना तो अपना मान ओ, लेते हैं। सर ये बताओ, मैं आपको जो है नटखट नजर आ रहा हूँ, गुंडा बदमाश नजर आ रहा हूँ? मैं भी तो भोला ही हूँ। नहीं, मैं बताओ, मैं भोला नहीं हूँ? आपने कहा ना, उदाहरण दिया अन्ना का और उसका, ये सब लोग हमारे बस हाजी हम तुम्हारे साथ हैं और फिर बाद में दिक्कत है। तो आपकी बुद्धि कहाँ है? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आदमी की फिर बुद्धि कहाँ गई? नाज नहीं खाता वो। अब वही तो बात है, यही सोचने की जरूरत है। शहीद भगत सिंह तो ये क्या करते, शरीर दा मर जाना मौत नहीं होंदी, जमीर दा मर जाना मौत होंदी है। हमारे ऊपर शैतान राज कर रहे, शैतान। बिल्कुल। देखो ऐसा है, इंसान एक ऐसा प्राणी है, अपने आप को बचाने के लिए वो न जाने कितने कितने तर्क गढ़ता है, लेकिन सही काम करने के लिए आगे आने से हमेशा डरता है।
उसको सही आगे आना चाहिए, चालबाजियां छोड़नी चाहिए कि ये होता है वो होता है, चालबाजियां तो चलती रहती हैं। कहते हैं अंबानी अदानी क्यों बोलते हो, तो इनकी सरकार थोड़ी ना। मुझे बात बताओ, फार्म लॉज आने से पहले अदानी ने इतनी बड़ी जमीन खरीद ली, स्टोरेज में उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। कौन था जिम्मेदार? इसका मतलब ये है जो नेता थे ये उन्हें मालूम, बिल्कुल उन्हें बताना चाहिए था। नेता को मालूम नहीं था, ये तो इन्होंने ये लाई यही है, ये लाई यही है, सबको मालूम है। मैं कह रहा हूँ ये बनाई उनके पास है, अदानी के पास बनाई, अदानी अंबानी के पास ही बनाई है। आप एक बात बताइए, ये जो सारी चीजें हुई हैं ये पीछे से चलती आ रही हैं, कांग्रेस के टाइम से आ रही है, सीधी बात है, कांग्रेस के टाइम से आ रही है सारे। अब एक चीज आप देखो, कांग्रेस इसके विरोध में है। कांग्रेस एक काम तो कर ही सकती है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां तो इन अंबानी को, अडानी को, इनके जो फार्म हैं, इनके जो फैक्ट्रियां हैं, इनको जो जमीन दे रही है, इनके जो जितने भी इंस्टीट्यूशन, उन्हें तो खत्म कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप वहां नहीं खत्म कर रहे तो हम कैसे मान लें कि आप भी उनके साथी नहीं हो? आप भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो भाई। वो जब मौका सारे चोर हैं। जब मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे, वो करते थे, फैला के चलते थे, उनसे कहां से तो दे दिया भगवान ने। इसलिए कोई डिस्कशन नहीं, लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को जितना मजबूत, जितना बड़ा बना सकते हैं बनाना है, और जितना। आप मुझे एक बात, 4 तारीख में भी जाने का क्या फायदा? उनको बोलना चाहिए कि तुम वापस लो, तब बात करेंगे। 4 तारीख में भी जाने का क्या फायदा? हमारे जो आंदोलन के नेता हैं, जो हमारे जत्थेबंदी वाले सरदार, ये उनका फैसला है, हमें जाना है। नहीं, सही है, हमें जाना है। हम पे ये तो दबाव नहीं है कि हम उनकी बात मान लेंगे। और मैं ये मानता हूं कि अब तक हमारे जो जत्थेबंदी के जो नेता हैं बहुत ही ईमानदार और किसानों के प्रति पूरी तरह से वफादार है। हमें उनके साथ में चट्टान की तरह खड़े रहना है, समझे ना जी। वो एक बार, वो बेशक चाहे कैसे ही फैसला हो, उन्होंने फैसला ले लिया, सरकार से बात करनी है, करो, हम खड़े हैं साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लीडर अगर हमारा ईमानदार है, लीडर हमारा मजबूत है, हमें किसी बात की परवाह नहीं है। हमें यही ध्यान रखना है कि कहीं लीडर तो नहीं बिक रहा, लीडर तो गड़बड़ी नहीं कर रहा, क्योंकि पब्लिक गड़बड़ी नहीं करती है। पंजाब जो बर्बाद हुआ है वो अपने लोगों ने ही मारा हमें, वो बाहर था कि थोड़ी ना मार गया। पंजाब नहीं, सब कुछ बर्बाद, सारा। एक को देखो, जिस जगह को देखोगे सब जगह यही हाल है। क्या पंजाब है, क्या क्या उत्तर प्रदेश है, हर जगह यही हाल है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮਨੀ ਕਲੱਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।